ओके, सो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द टैक्सेशन एक पार्ट है चैप्टर का। सो आज हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो टैक्सेशन मतलब जो भी गवर्नमेंट हमारी टैक्सेस लगाती है उससे रिगार्डिंग हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस की। सो बेस्ड ऑन द फेयरनेस हमारे यहाँ पे दो टाइप की टैक्सेस हैं, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव एंड द रिग्रेसिव। ठीक है, एंड द प्रोपोर्शनल भी है। ओके, सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, हम इंक्रीज़, ये जो टैक्स है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है इनकम लेवल पर्सन का, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा आपको टैक्स देना होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हो रिग्रेसिव टैक्सेशन का, तो रिग्रेसिव टैक्सेशन वो सारी टैक्सेस होते हैं जो कि मेक द पुअर पीपल को ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये सबके लिए एक तरीके से इक्वल हो जाता है, राइट, या फिर ठीक है। नाउ देर इज़ अ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है अर्निंग से। यहाँ पे जैसे कि जीएसटी ये भी एक तरीके से इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो बस इस बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों टैक्सेस का जो बर्डन है वो एक तरीके से बर्डन किस पे आता है, बर्डन आता है हमारे पुअर पे, बर्डन ऑन पुअर। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हु पेज द टैक्सेस, कौन टैक्सेस को पे करेगा, देयर इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इंडिविजुअल की इनकम एंड वेल्थ जो है वो आती है, जो टैक्सेस लगते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे वो टैक्सेस आते हैं जो कि उन चीज़ों पे लगते हैं जो कि परचेज करें, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने। ठीक है, एग्जांपल इज़ द जीएसटी। इसके बीच का कंपैरिजन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, सब उसको स्किप करेंगे। नाउ टैक्सेशन इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो टैक्सेस इन इंडिया लीव होते हैं हमारे 3 लेवल्स पे लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड हमारा लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है, नाउ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला हमारा है पर्सनल इनकम टैक्स, मतलब जो भी आपकी पर्सनल इनकम पे टैक्स लगेगा दैट इज़ योर पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, नाउ अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कि प्रॉफिट जो कि एक कंपनी ने अर्न करा है उसके ऊपर टैक्स लगता है, या वो कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जो जो भी हमारी कंपनी है वो उन दोनों पे ही लगता है। ठीक है, नो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली इम्पोज होता है जीरो टैक्स कंपनीज पे, मतलब कि एट 18% ऑफ देयर बुक प्रॉफिट। ठीक है, सो जीरो टैक्स कंपनीज जिन पे अभी हमने टैक्स लगा रखा उन सारी चीज़ों पे मिनिमम ऑल्टरनेटिव, मतलब एक मिनिमम और एक ऑल्टरनेटिव टैक्स है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा है, मतलब उसका एक बहन भाई टाइप है ये। नाउ देयर इज़ अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या है, हमारा ऐसा टैक्स है जो कि इंडिविजुअल एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता है किसी भी कंपनी की। एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टैक्सेबल होता है एट अ सोर्स, इसका मतलब है कि जहाँ पे वो टैक्स है वो सोर्स पे होगा, इसका मतलब हम आगे वैसे देखेंगे। ठीक है, नाउ द सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स है जो कि आप जब वो कब लगता है, वैसे अबॉलिश हो चुका है, ये ध्यान रखना है, दिस हैव बीन अबॉलिश, जो भी अबॉलिश हो चुका है वो सारी ध्यान रखना है, ये सारे टैक्सेस आज भी हैं, दे आर करेक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन्स का, तो क्या लगता है जब टाइम ऑफ परचेज या सेल होता है हमारी सिक्योरिटीज़ का जो कि लिस्टेड है हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस टाइम पे जो भी हमारा टैक्स लगेगा दैट इज़ सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स। नाम से हम इस चीज़ों को पहचान सकते हैं, तो हमें वही कोशिश करनी है। नाउ देयर इज द वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स भी अब अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, वेल्थ टैक्स क्या होता था, ये लीव होता था नेट वेल्थ किसी भी इंडिविजुअल या फिर दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की या किसी कंपनी की जो भी वेल्थ होती थी उस पर टैक्स लगा करता था, लेकिन आज के टाइम पे ये क्या हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है। नाउ दिस द प्रोफेशनल टैक्स जो कि आज भी लगता है लीव एंड कलेक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो भी वो अर्न करते हैं उसके ऊपर। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू दैट इज़ हमारा जो भी उसको सर्विसेज दी जाती थी, जैसे कि टेलीफोन एम्बरेजमेंट फ्री और कंसेशन टिकट है कुछ भी इस तरीके से, उस पर टैक्स लगता था, वो भी विड्रॉन हो चुका है तो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी टैक्स था, ये भी मतलब एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन टाइप है कि बैंक में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस पर पहले टैक्स लगता था, आज के टाइम पे भी विड्रॉन हो चुका है। देन देयर इज अ कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि टैक्स होता था एक साल में हुआ करता है, क्योंकि जो भी आपकी कैपिटल गेन हुआ है आपको कोई कैपिटल एसेट जैसे कि आपने खरीदी है उस पर। देयर इज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इस पर हमारे यहाँ पे जो है इनकम एग्रीकल्चर इनकम जो भी अर्न करता है कोई भी टैक्स पेयर, तो वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो हमें ध्यान रखना, राइट। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं, जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एंड बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन, ये आज के टाइम पे नहीं है। ठीक है, नाउ दिस है इंडायरेक्ट टैक्सेस है, और इंडिया की अगर मैं बात करूँ एक्साइज ड्यूटी, ये भी आज के टाइम पे नहीं है। पहले ये लगता थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स पे जो भी आप कर रहे हो तो उस पर ड्यूटी देनी पड़ती थी, आज ये रिप्लेस कर दिया जीएसटी के थ्रू, मतलब एक तरीके से है नहीं, खुद में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे सेंट्रल हमारा सेल्स टैक्स है जो कि सेल आप करोगे, किसी भी सेल ऑफ आइटम करोगे इंटर स्टेट ट्रेड के बीच में,
एक स्टेट के बीच में दूसरे स्टेट के बीच में कोई सेल हो रही है तो उस पर ये लगता था, और ये भी आज के टाइम पे रिप्लेस हो गया। देयर इज़ अ कस्टम ड्यूटी, ये हमारे किस पे लगता है, कम्युनिटीज़ जो कि ट्रांसफ़र होती हैं अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, तो उस पर ये क्या है अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, ये इम्पोज होता है इम्पोर्टेड कम्युनिटीज़ पे, ठीक है, जो भी कम्युनिटीज़ आ रही हैं ये जा रही वाली पे होती हैं और ये हमारी आ रही वाली पे होती हैं। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव ड्यूटी। सो प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या है, ये इम्पोज होती है हमारे एक्सपोर्ट करना, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक गुड जो कि हार्म कर सकता है कंट्री की इकोनॉमी को, देखते किसी प्रोटेक्शन देने के लिए, कि जैसे कि आपको पता है जैसे कि फूड है, फूड सिक्योरिटी इंडिया का बहुत प्राइमरी कंसर्न है। अगर आप फूड रिलेटेड आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो सकता है कि हमारी फूड की स्कार्सिटी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे ही हमारी सेफगार्ड ड्यूटी है, ये भी सेम इसके ज़रिए अगर आपको एक्सपोर्ट करें ऐसे गुड्स का जो कि डैमेज कर सकते हैं इकोनॉमी को, तो उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। देन देयर इज़ अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है ये बेसिकली ये लगाई जाती है कंपनसेट करने के लिए जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे इंपोर्ट सब्सिडीज़ का, प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड की, जो भी हमारी कैपिटल गुड्स है जनरली वो इम्पोर्ट हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा मशीनरीज नहीं है तो हमें करना भी पड़ता है, लेकिन उस पर भी ड्यूटी है। और ये बेसिकली क्या क्यों लगाई गई है, जिससे कि हम कंपनसेट कर सकें, बिकॉज इम्पोर्ट करेंगे तो हमारे एक तरीके से नेगेटिव लॉस होगा, हमारे जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचाने के लिए हमें जो है गवर्नमेंट करती है। दिस इज़ अंटी डंपिंग जो है ड्यूटी है, ये बेसिकली लगाई किस पे जाती है, जो भी इम्पोर्ट जो है इंपोर्ट पे लगाई जाती है और एक प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द डंपिंग ऑफ गुड्स एट द प्राइसेस सब्सटेंशियली लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू। मतलब जो है हमारी जो भी डंपिंग ड्यूटी है ऑन द इम्पोर्ट की इसलिए लगाई जाती है कि प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट द डंपिंग ऑफ गुड्स जो कि प्राइस सब्सटेंशियली लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू। जैसे कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कम कम पे तो आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, कम मतलब जैसे कि इंडिया का इनिशिएटेड जो भी मैक्सिमम लगता है वो हमारे इंपोर्ट फ्रॉम चाइना से लगता है, बिकॉज वो सस्ता है इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं इंपोर्ट करते हैं, और इसके चलते आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज आप मतलब भारत का ना लेके बाहर से मंगा रहे हो, और इसलिए मंगा रहे हो बिकॉज उसका जो है प्राइस थोड़ा सा लोअर है इस वजह से। देन देयर इज़ अ सर्विस टैक्स, आज के टाइम पे ये नहीं है, हमें ध्यान रखना है जितनी भी सर्विसेज दी जाती थी उस सब पे लगता था, अब ये सब्सिट्यूट हो गया अंडर द जीएसटी। देन देयर इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स जो कि मल्टी पॉइंट कंजप्शन टैक्स था, जहाँ जहाँ पे कंजप्शन होगी वहाँ पे ये टैक्स लगता था, इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल पे इस तरीके से, उसको भी आप सब्सिट्यूट कर दिया अंडर द जीएसटी। तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन से टैक्सेस है जो हमारे आज के टाइम पे नहीं है डायरेक्ट में, तो दैट इज़ हमारा एक्साइज ड्यूटी नहीं है, हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं है, हमारी जो है सर्विस टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है। बाकी हमारी जो सारी ड्यूटीज़ हैं, द कस्टम ड्यूटी, द बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज़ हमारी आज के टाइम पे है, ठीक है। ओके ना, अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है। सो जीएसटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि लीव होता है हर एक एवरी वैल्यू एडिशन पे, और एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है जो कि लीव होता है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। ना अगर हम बात करें इसकी तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, और 260A 246A ध्यान रखना है, 246A सारी इवन है ऐसे करके जीएसटी ने आर्टिकल क्या है हमारा ऐड किया था। अब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं इसके बारे में। सो बात करता है ये स्टेट का जो भी टैक्स करने की पावर थी, अब वो सिर्फ ओनली यूनियन है जो कि टैक्स कर सकते हैं इंटर स्टेट को, ठीक है, टैक्स के पास पावर है कि वो गुड्स सर्विसेज को कर सकते हैं, लेकिन ओनली यूनियन जो है वो इंटर स्टेट वालों को कर सकती है आईजीएसटी के फॉर्म में। सो आईजीएसटी और सीजीएसटी का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आईजीएसटी हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है यूनियन एंड स्टेट के बीच में ऑन द फॉर्मूला जो कि जीएसटी काउंसिल देती है, और सीजीएसटी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होती है जो कि सेंट्रल जीएसटी है यूनियन एंड स्टेट के बीच में, जिसका फॉर्मूला हमारा फाइनेंस कमीशन देखता है। देखो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, देखिए इसमें भी कुछ रटना नहीं हम करेंगे, रटा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। हम आईजीएसटी क्या है, इंटर जो है स्टेट जो भी आपने वो दिया है दैट इज़ जीएसटी है ये, तो इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में जो है कुछ हो रहा है उस पर वो टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब जो पैसा है वो कहीं ना कहीं स्टेट इसका ज़्यादा हुआ एक तरीके से देखा जाए, और इसीलिए जो इसका रिकमेंडेशन देती है वो जीएसटी काउंसिल देती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में हमारे दोनों जन बैठते हैं, स्टेट भी बैठते हैं एंड हमारी सेंट्रल भी बैठती है, इसलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से है। वहीं पे अगर हमें बात करते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ दैट इज़ जीएसटी की, दैट इज़ हमारा क्या नाम है इस जीएसटी का, दैट इज़ सीजीएसटी, क्योंकि नाम में ही सेंटर तो सेंटर की चलेगी, और सेंटर का ही हमारा जो होता है वो फाइनेंस कमीशन सेंटर का ही होता है, इसमें कोई स्टेट की बॉडी नहीं होती है, इसीलिए इट्स आई थिंक ये हमारा इस तरीके से है, तो कोई रटने हटाने की बात
नहीं है, दोनों ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट जीएसटी तो होती है। डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में है, हमारे सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर बात करें टैक्सेस जो सब्स्यूम हो गए हैं अंडर द जीएसटी, तो एक बार इनका देख लेंगे। जैसे कि हमने देखा था एक्साइज ड्यूटी जो है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, हमने पीछे ही देख के आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्टेट टैक्सेस जो कि सब्स्यूम हुए हैं, जैसे कि हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, एंट्री टैक्स है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब हमारे जीएसटी के अंदर आ गए हैं। उसके बाद आइटम जो आउटसाइड द परव्यू है वो हमें ध्यान रखना है। दीज आर इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, जो भी फ्यूल्स टाइप है, जो भी फ्यूल है इसका जो क्या फ्यूल जो है हमने रखा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने रखी है, अल्कोहल हमने रखी है, इंपॉर्टेंट है, एंड दिस द जो हमारा नेचुरल गैस जो है वो है, ठीक है। तो फ्यूल हमने सारे रखे हैं, ठीक है ना। जीएसटी स्लैब क्या है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28% है, ठीक है। 0, 5, 12, 18 एंड 28। तो देखो इसका पिक्चर निकाल सकते हैं। दो जो पहली होगी वो 5 से डिविजिबल है, अगली जो दो है वो हमारी 6 से डिविजिबल होगी, और 28 हमारी 7 से डिविजिबल होगी। लाइक 5, 6, 7 सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। सो या नाउ नो जीएसटी वाले गुड्स को देख सकते हो, यू कैन वंस, ठीक है। नो टैक्स 0% जो गुड्स हैं, ठीक है। जनरली फूड आइटम्स है, ठीक है, देखोगे तो जनरली फूड आइटम्स है ना। जीएसटी काउंसिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और बेसिकली इसका मेन काम क्या है कि रिकमेंडेशन देती है ये यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स जो भी जीएसटी से रिगार्डिंग होते हैं, राइट। उसका मेन फंक्शन क्या है, ये डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से क्या टैक्स लगाना है, क्या सेस लगाना है, क्या सरचार्ज लगाना है। ये लिस्ट करती है उन आइटम्स, उन सर्विसेज को जो ईदर जीएसटी लगेगा या फिर जीएसटी जिस पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो डिटरमाइन करती है एनुअल रेवेन्यू जो भी हमारा जीएसटी से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन हिली स्टेट्स के लिए में बनाती है रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्शन के, ठीक है। तो ये हमारे कुछ काम है। नाउ कंपोजिशन कौन है हमारी जीएसटी काउंसिल में, तो हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसका चेयरमैन होता है। बाकी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू से रिगार्डिंग या फिर फाइनेंस इन द यूनियन, वो रहते हैं। उसका एक जो भी ईच स्टेट का जो भी फाइनेंस है, टैक्सेशन मिनिस्टर है, फिर कोई अदर मिनिस्टर जो कि अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो रहता है। मतलब वही, बिकॉज काम फाइनेंस से रिगार्डिंग है तो कौन रहेंगे, फाइनेंस के ही रहेंगे, ठीक है। और तो कोई रहेगा नहीं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस ही रहेगा। उसका जो स्टेट में से भी फाइनेंस है, टैक्सेशन के ही मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कुछ नोट कर लेते हैं कि कौन कौन क्या। तो कुछ जो सेक्रेटरी जनरल रहता है वो एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी जो है वो रहता है जीएसटी काउंसिल पे, में ध्यान रखना है। ऐसा जो सेंट्रल बोर्ड एंड एक्सरसाइज एंड कस्टम ड्यूटी, उसको भी आप एज अ परमानेंट इन्वेंटिव बुला सकते हैं, तो मतलब वोटिंग राइट में बस नॉर्मली बुला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है ना। व्हाट इज़ ई वे बिल, सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा टूल हमने क्रिएट करा था जिससे कि हम इजीली मूवमेंट कर पाए जो भी गुड्स हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड इसको हम कैरेट करते जो है ये बेसिकली जो बिल है, बिल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटली एक कैरी करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस द इंडिया, अगर ठीक है 50,000 से ज़्यादा की कीमत है, ठीक है। तो मतलब वही इसका मेन काम क्या है कि वो ईजी कर देगा जो भी है इस तरीके से। नाउ व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन टू स्टेट्स, जो भी एक एक्ट आया था, बेसिकली हो क्या रहा था ना, जब जीएसटी आया था तो बहुत सारे जो स्टेट थे तो नाखुश थे, ठीक है, और नाखुश थे, और इसके चलते ही जो है हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा मतलब रूठे हुए थे सेंटर से कि तुमने तो हमारी जो है टैक्सेशन पावर छीन ली है। तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, तो उन्होंने एक एक्ट पास करा और बोला कि हम रेवेन्यू कंपनसेशन देंगे स्टेट को अगर कोई भी उनको रेवेन्यू लॉस होता है ड्यू टू किसकी वजह से, इनैक्टमेंट ऑफ जीएसटी। तो ये कुछ 5 साल के लिए था, ठीक है, और ज़्यादा के लिए नहीं थे, या फिर ऐसा ड्यूरेशन जो कि जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, तो इस तरीके से था, ठीक है। इससे ज़्यादा उसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, तो बेसिकली हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये हेडिंग जो है कहना चाहती है। तो हमने इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्रिएट करा है, जिसमें बेसिकली करते क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है न्यू डीलर्स के लिए, सो दैट जो भी जीएसटी की माल प्रैक्टिसेस है उन पर हम चेक ऑन लगा सकें, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट सक्षम भी हमने लॉन्च करा इसके चलते। इसमें हमने किया क्या है, तो बेसिकली हमने क्या करा है कि हमने इसका मेन पर्पस था एड करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से ही रिगार्डिंग है कि हम सक्षम एक अच्छे तरीके से क्या कर पाए, मतलब नाम से देखो अच्छे तरीके से टैक्स कलेक्ट करने में सक्षम हो, और उसके बाद जो है जो भी वेलफेयर करने में हम क्या है सक्षम हो, ठीक है।
इट्स लाइक दैट। अदर टर्म जो कि जीएसटी से एसोसिएटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब होता है? इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है कि व्हेन यू पे टैक्स, जब भी आप टैक्स देते हो अपने आउटपुट पे, यू कैन डिडक्ट द टैक्स जो कि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है अपने इनपुट के। इसका मतलब है कि जिससे कि डबल टैक्स आपको ना देना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए आपने क्या किया था, फ्लावर, जब अपने फ्लावर खरीदा था तो आपने उस पर भी टैक्स दिया था 50 रुपये का। अब उसके बाद जब आप ब्रेड बेच रहे हैं तो भी आप उस पर टैक्स दे रहे हैं 150 रुपये का। तो ऐसा नहीं होगा ना, तो उसमें से आप माइनस करके आपको सिर्फ 100 ही रुपये का टैक्स क्या है देना पड़ेगा। तो दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनपुट टैक्स का आपको क्या क्या कर सकते हो आप, उसको डिडक्ट कर सकते हो, ये वो कहना चाह रहा है बस। उसके बाद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब है? ये क्या करता है, जो भी रिसिपेंट होंगे, इसका मतलब जो भी रिसिपेंट होंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बेसिकली पे करेंगे हमारे जीएसटी को रेदर देन द सप्लायर। तो इसमें होता क्या जनरली, जैसे कि अब पार्ले जी की जो बिस्किट है, पार्ले जी इज़ अ गुड एग्जांपल, उसका जो बिस्किट है उस पर अगर उस पर वो अपना टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम भी उस पर उसका टैक्स सप्लायर नहीं देता, उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। सो इट्स लाइक दैट। उसके बाद है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। बेसिकली एक अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है। अभी बेसिकली इसका मेन क्या है, एग्जामाइन कर दिया एडिशनल इनपुट जो भी टैक्स क्रेडिट जो भी अवेल करा है किसी पर्सन ने, तो वो एक्चुअली रिजल्ट हो रहा है कि रिजल्ट हो रहा है ना रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस टू द कंज्यूमर। इसका मतलब ये है, हमने देखा था इनपुट जो है टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या था कि अगर आपने आउटपुट पे टैक्स पे कर दिया है तो आप डिडक्ट कर सकते हो जो भी टैक्स आपने ऑलरेडी आउटपुट के पे अगर जो टैक्स आपको देना तो वो डिडक्ट कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी इनपुट पे टैक्स को पे कर दिया है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसा ना हो, अब इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा भी होता है कि कंज्यूमर जो है उसको बेनिफिट मिलता है कि बहुत ज़्यादा वो एक्सेस प्राइस उसको पे नहीं करने पड़ते। अब ये जो अथॉरिटी है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये बेसिकली यही एग्जामाइन कर रहा है क्या सच में इसका बेनिफिट हो रहा है कंज्यूमर को कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चेक ऑन करती है इस चीज़ पे, ठीक है, चेक ऑन होता है, ठीक है। नो कंपैरिजन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैन क्या है, जीएसटी आई क्या, आधार क्या है, दैट्स नॉट रेलिवेंट, तो हम छोड़ेंगे। नो व्हाट इज टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो हैं डायरेक्ट टैक्स में हुए हैं, कुछ जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमने करा है, हमने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है टैक्स पेयर्स को, ठीक है। हमने आईटी का यूज़ किया है कलेक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर करने में, अकाउंटिंग करने में डायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है। तो ये हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाया है। उसके बाद हमने कंप्यूटराइजेशन करी, वही वाली बात है, आईटी को लाए हैं। जैसे कि आज के टाइम पे जो अलॉटमेंट है, पेन नंबर्स की अलॉटमेंट जो भी है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर की, 10 नंबर की, पेरोल अकाउंटिंग, वो सब आपके कंप्यूटर आप डिजिटली बैठ के कहीं से भी कर सकते हो। हमने रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी है, इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट है उसको बेटर बनाने की कोशिश करी है, उसकी इफेक्टिव और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग और भी कुछ रिसेंट इंसेंटिव्स दिए हैं। जैसे कि हमने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मतलब वो करा है, जो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से मतलब अच्छे तरीके से ऑनेस्ट तरीके से टैक्स को अच्छे से पे करेगा उसको हमने क्या करा है, ऑनर, उसको हम ऑनर देंगे। ऐसे एक ई फिलिंग वेब पोर्टल भी बनाया है टैक्स पेयर्स के लिए, ठीक है। मतलब आप डिजिटली भी जैसे कि रिटर्न टैक्स के लिए भर सकते हो, इट्स लाइक दैट। उसके बाद टैक्स ग्रेवियंस रिडर्सल सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है हमारा टैक्स ग्रेवियंस रिडर्सल सिस्टम क्या है कि मतलब हमने कुछ इस चीज़ पे भी वर्क करा है कि जो भी ग्रेवेंसेज हैं लोगों की, जनरल पब्लिक की, उसको भी सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्या करा है इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत हमें ध्यान होना चाहिए कि हाँ 2-4 चीज़ें मोटी माटी हमने ये करी है। एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाया है, वही कंप्यूटराइजेशन हर चीज़ में कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे, ठीक है। और जो भी अगर अच्छा टैक्स देगा डेफिनेटली उसको ऑनर करना भी बनता है, ठीक है। और जो भी हमारे डिपार्टमेंट राउट है उसको चेंज भी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने क्या करा है, डेफिनेटली जीएसटी आया, सबसे बड़ा यही रिफॉर्म है। प्रोजेक्ट सेक्शन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सोच लिया कि हमें सक्षम तरीके से क्या करना है, टैक्स को कलेक्ट करना है, जिससे कि हम सक्षम तरीके से क्या कर सकते हैं, वेलफेयर कर सकें, ठीक है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं इसको। नाउ कंसेप्ट क्या रिलेटेड टू द टैक्सेशन, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं जो थोड़े बहुत आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि हमारा है एड वेलोरम टैक्स। तो ये टैक्स जो है इम्पोज होता है एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की परसेंटेज पे होता है, मतलब ये परसेंटेज वाला टैक्स है। और स्पेसिफिक टैक्स का मतलब होता है जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है किसी क्वांटिटी पे, ठीक है। किसी भी एक मटेरियल पे इतना जो है लगेगा, जैसे कि ₹10 लगता है पर लीटर ऑफ पेट्रोल पे, तो वो एक क्वांटिटी पे लग रहा है, ये हमारे कुछ परसेंटेज पे लग रहा है, इस तरीके से। उसके बाद टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है चेंज इन जीडीपी से कितना चेंज आया है, चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। अगर हम टैक्स रेट को घटाते हैं और या फिर बढ़ाते हैं तो उससे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा, हम ये कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टैक्स मल्टीप्लायर। द टैक्स का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। जो भी जब भी मल्टीप्लायर होता है इसका मतलब जो सामने वाला है उसका इम्पैक्ट किसी और चीज़ पे हम देख रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने पढ़ा था, तो इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि नाउ टैक्स टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब होता है, दैट इज रेशियो जो टोटल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन कर रही है जीडीपी का कितना में से, ठीक है। मतलब कि जैसे जीडीपी 100 है तो उसमें से कितना 100% हो तो उसका कितना परसेंट जो है एक तरीके से टैक्स कलेक्ट हम करें। जितना ज़्यादा हाई हमारा जीडीपी हाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, अपना वो गवर्नमेंट की एक एबिलिटी दिखाता है कि वो अपने खर्चे को आराम से इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगी, क्योंकि उसके पास इनफ पैसा है तो उसको बोरोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ करना था, ये बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। अगर हमारे लो टैक्स टू जीडीपी है तो उसका मतलब गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो उसको डेवलपमेंटल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे एक प्रेशर तरीके से उसको फील होगा और उसको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, उसके पास इतने पैसे नहीं आएंगे। टैक्स ब्योएंसी, अब इसका मतलब क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, कि मतलब टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड, मतलब टैक्स इज ब्योएंट, रेवेन्यू इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। इसमें क्या होता है, इजीली हो क्या रहा है, जो हमारे टैक्स रिवेन्यू है वो कैसे ग्रोथ में आता है, अगर हमारा जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, तो जैसे कि जीडीपी बढ़ेगा, जैसे कि जीडीपी बढ़ेगा तो डेफिनेटली जीडीपी अगर बढ़ता है तो उससे हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, तो टैक्स इज ब्योएंट और रेवेन्यू जो है उस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा विदाउट, तो यहाँ पे एक्चुअल में टैक्स रेट हमने नहीं बढ़ाया है, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन बिकॉज लोग जो है वो अब एक तरीके से उस स्लैब में आ जाएंगे कि वो आराम से ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, इट्स लाइक दैट। और फिस्कल ड्रैग, फिस्कल ड्रैग क्या है हमारा, एक इन्फ्लेशन या फिर इनकम ग्रोथ जो है जब पुश करती है टैक्स पेयर को हाई, वही टैक्स ब्रैकेट में, तो वही वाली बात है फिस्कल ड्रैग, तो उससे इंक्रीज होती है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू विदाउट रेजिंग द टैक्स रेट, वही वाली बात है, सेम जो ये चीज़ें हैं वो जनरली सेम है। इस पर जस्ट बताया कि टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होगी अगर जीडीपी का कंपेरिजन में देखें, और फिस्कल ड्रैग मतलब फिस्कल ड्रैग से हमारा टैक्स बेयोंसी होता है, मतलब एक तरीके से ड्रैग कर लिया, खींच लिया, नीचे वाले लोग थे वो ऊपर आ गए और वो ऊपर वाले स्लैब के पैसे टैक्स देंगे। नॉट टैक्स इलास्टिसिटी, जो भी हमारा ये बात करता है, चेंज इन टैक्स रेवेन्यू विद चेंज इन टैक्स रेट, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा टैक्स रेवेन्यू में, जैसे कि विद चेंज इन टैक्स रेट्स क्या चेंज आता है, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है ऑन फिनिश गुड वो लोअर होती है दैन द कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है, एक तरीके से गलत है, कस्टम ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स है वो कम है, मतलब अब इस तरीके से हम जो क्या करेंगे, हम ज़्यादा हमारा जो इम्पोर्ट है वो चीपर हो जाएगा और इससे हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो एक तरीके से प्रमोट नहीं होगी, डिस्करेज होगी, तो एक तरीके से गलत है, ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा ही हो रहा है, कुछ समझ लो उल्टा ही हो रहा है, तो इसलिए कस्टम ड्यूटी जो फिनिश गुड है वो कम रहेगा और कस्टम ड्यूटी ऑन लोअर मटेरियल वो हमारा ज़्यादा रहेगा। नॉट टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं, नेट जो भी हमारी तरीके हैं किस तरीके से वो क्या करेंगे, हमारा जो टैक्स वाली इनकम है, टैक्स वाली जो इनकम है उसको वो कम दिखाएंगे, ठीक है, तो हाइड कर लेंगे या फिर तो इनकम को, ठीक है, या फिर नेट एज द नेट टैक्सेबल जो भी इनकम होगी वो, या फिर उसको कम कर लेंगे, ठीक है, जो भी है, और उसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन, मतलब जितने पे टैक्स लगना था, पहले लगना था 50 करोड़ पैसे, तो 50 करोड़ को उसको वो 25 करोड़ दिखाएंगे, तो 25 करोड़ पे ही टैक्स लगेगा, तो इस तरीके से होता है, ठीक है, और टैक्स इवेजन इलीगल है एंड माइट लेड टू प्रॉब्लम्स इससे फ्यूचर में आ सकती हैं, ठीक है, ये कुछ भी इस पर ध्यान नहीं देना है, तो ये क्या हमारा एक तरीके से इलीगल है, आप क्या कर रहे हो, इनकम को छिपा रहे हो और उसके बेसिस पे आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक तरीके से वो क्या है, गलत है, वो गलत है, ठीक है। नॉट टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन एग्जाम्पशंस दे रखी है आपको, कुछ मतलब कि आप कम टैक्स लेंगे और इन सारे बेनिफिट्स को आप लेते हो एंड एग्जाम्पशंस टू डिक्रीज, और डिक्रीज कराते हो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, उसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। जब हम हद से ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ कर ले तो एक तरीके से लीगल है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही एग्जाम्पशंस दिए हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा मिसयूज तरीके से कर लेते हो तो उसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइड कर पा रहे हो बिकॉज गवर्नमेंट ने ही परमिशन दी है, और इवेड का मतलब है कि आप मतलब बचना चाह रहे हो उसने, तो ऐसी कोई हरकत कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ इक्विजेशन ऑफ लेवी, इक्विजेशन लेवी टैक्स, अभी कुछ नहीं है, इसका इंटेंशन होता है टैक्स करना डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स लगाने के लिए टैक्स है, ठीक है। तो बाय बैक टैक्स क्या है, बाय बैक करना क्या होता है, कंपनी जब रीपर्चेज कर लेती है अपने शेयर्स को, और ये किस लिए करती है, वो बेसिकली स्केप करने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से, एंड लिस्टेड कंपनीज जो है वो रिजॉर्ट टू बाय बैक्स, ठीक है, मतलब वो बाय बैक कर लेती है अपनी जो भी होती है, तो बाय बैक पे भी लेकिन अब सरकार जो है टैक्स लगाती है, सो दैट वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो बच जाता है, लेकिन ये टैक्स अब उनको देना पड़ता है, ठीक है। नो एडवांस टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स का मतलब है रेदर देन एक लमसम पेमेंट की जगह आप ना करके आप क्या कर दो, एडवांस में ही क्या है पेमेंट कर दो अपने टैक्स की, ठीक है। नॉट टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब है रिलैक्सेशंस गिवन व्हेन टैक्स बर्डन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। होता क्या है कि जैसे कि एमएसएमई है, एमएसएमई उनकी इनकम रही मान लेते हैं 100 करोड़, ठीक है, उनका जो टैक्स बना वो बना 1 करोड़, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो कोई नहीं, आप हमें 50 लाख ही जो है टैक्स को दे दो, तो एक तरीके से जो 50 लाख का हमें क्या होगा, घाटा हो जाएगा, उस घाटे को इन्होंने क्या करते हैं एक्सपेंडिचर बोल दिया है। सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ द लोअर, जो भी आप कंसेशन दे रहे हो एक फॉर्म ऑफ लोअर रेट के फॉर्म में, ठीक है, जो भी आप दे रहे हो इन गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लोअर रेट, ठीक है, वो एक तरीके से रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो इसको ही टैक्स एक्सपेंडिचर हमने बोल दिया है। नाउ टैक्स टेररिज्म का क्या मतलब होता है, टेररिज्म मतलब एक तरीके से
टेरराइज करेंगे हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को। वो हमें टैक्स दे रहे हैं, अच्छा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको क्या कर सकते हैं, टेरराइज एक तरीके से गलत तरीके से उनको अनरिजनेबल टैक्सेस को दे आना, लेकिन लीगल मीन्स के थ्रू। जैसे कि लॉ बना दिया आपने कुछ कि भैया रिट्रोस्पेक्टिव वे में पिछले साल से अभी तक हमारा जो इनकम टैक्स था वो 10% था, लेकिन अब पिछले 5 साल से ऐसा लागू कर देते हैं कोई लॉ की आपको 20% देना पड़ेगा, तो आपको 10% पिछले 5 साल टैक्स देना पड़ेगा और आगे से 20% दे। तो एक तरीके से क्या होगा, लीगल तरीके से उसको जो ऑनेस्ट बेचारे टैक्स पेयर्स थे उनके साथ गलत हो गया। सेंटेक्स जो भी आपके अनडिजायर्ड एक्टिविटीज़ है, अल्कोहल सिगरेट्स, उन पर जो भी टैक्सेस लगाए। गफा टैक्स का मतलब है जो भी गूगल हुआ, एप्पल हुआ, फेसबुक हुआ, अमेजोन हुआ, जो ये सारी कंपनीज हैं, इन्होंने डिजिटल टैक्स जो है वो लीव करा है। लार्ज टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इंटरनेट कॉर्पोरेशन है, इन सब पे टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फॉरेन एंटिटीज़ अपनी शेयर्स ओन शेयर करती हैं, एसेट करते हैं इंडिया में, जो शेयर्स हैं उन सारे फॉरेन एंटिटीज़ के उनको ट्रांसफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अंडरलाइंग एसेट। एसेट को नहीं करते, एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, शेयर को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली ये क्या है, ये एक टाइप का रूल्स एंड मेथड्स हैं, ठीक है। प्राइसिंग के रूल्स एंड मेथड्स हैं जो कि कब होंगे, जब आप ट्रांजेक्शन होगी किसके बीच में, हमारी सब्सिडरी एंड पेरेंट कंपनी के बीच में। जब आपस में ही सब्सिडरी एंड पेरेंट कंपनी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो उसके लिए जो भी रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइस के डिसाइड करके उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। देन देयर इज अ पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन एक्सटर्नलिटीज, जो भी आपकी एक्सटर्नलिटीज़ हैं, जो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रही हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, तो उस पर जब टैक्स लेते हैं। एग्जांपल है कार्बन टैक्स। जैसे कि कंपनी थी, एक फर्म थी, वो क्या कर रही है, कार्बन एमिशन कर रही है, तो उससे क्या लेंगे, कार्बन टैक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे जा रहा है, ठीक है। टॉबिन टैक्स लगता है हमारी स्पॉट करेंसी कन्वर्जन पे। जो भी आप करेंसी को कन्वर्जन कराते हो, जिसका इंटेंशन होता है डिसेंटिवाइज करना, शॉर्ट टर्म, मतलब करेंसी में जो स्पेकुलेशन, जैसे हमने देखा था कि जब उसके आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे और अभी प्राइस कम है तो आप खरीद लेते हो, फिर तब उसको निकाल देते हो, जिससे कि आप सप्लाई एंड डिमांड में क्या कर देते हो, एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो, तो उस तरीके से उस पर भी टैक्स लगता है। देयर इज अ घेटो टैक्स। घेटो टैक्स मतलब ये चीज़ एक्चुअल में टैक्स नहीं है, दिस इज नॉट इन टैक्स इन एक्चुअल। ये बताता है कि कैसे पीपल विद लो इनकम जो है वो हायर प्राइसेस दे रहे हैं, तो एक तरीके से उनके लिए वो टैक्स ही है, ठीक है। इनकम जैसे कि अब किसी को खाना है पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा खाने के लिए अगर वो अमीर है तो उसको कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई गरीब है जिसकी सैलरी ही 1000 रुपये पिज़्ज़ा से क्यों खाएगा, ठीक है। मान लेते हैं उसको 500 रुपये देना पड़ रहा है, तो एक तरीके से वो उसके लिए बहुत बड़ा टैक्स हो गया है। एग्जाम्पल है कुछ भी, ठीक है। नाउ सेस एंड सरचार्ज। अब ये क्या है, बेसिकली सरचार्ज क्या होता है, एडिशनल टैक्स होता है, ठीक है। एंड सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब आपने जो टैक्स दे दिया उसके ऊपर भी टैक्स है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स होती है, यहाँ पे जो टैक्स व्हेन इट इज़ इम्पोज, यहाँ पे जो टैक्स इनकम लेवल जो भी है अबव अ सर्टेन दी होल्ड, ठीक है। उसके अलावा मतलब टैक्स ऑन टैक्स समझ लो, एडिशनल टैक्स है, उसके अलावा आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स जितना दे दिया उसके ऊपर भी एक टैक्स लगा देंगे। ज़्यादा इसमें दिमाग ये सब कुछ माथा बच्चे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो टैक्स जो कि कलेक्ट होता है जब हमारा टाइम ऑफ सेलिंग सर्टेन गुड, जब हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं सोर्स पे, ठीक है, बेच रहे थे, सेल कर रहे थे जिस सोर्स पे, वहीं से हमने उस पर टैक्स लगा लिया। एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्या मतलब है, टैक्स जो कि डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब आप पेमेंट्स कर रहे होते हो। तो यहाँ पे कलेक्ट करा है, यहाँ पे हमने सीधा की सीधा डिडक्ट कर लिया जब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। लाइक दैट। नो ब्लैक मनी, जो भी इनकम रिपोर्ट नहीं होती है टैक्स अथॉरिटीज़ को, हम ब्लैक मनी कहते हैं उसको, ठीक है। अब वेज हैं बहुत ज़्यादा किस तरीके से हमारे जो है ब्लैक मनी जनरेट होते हैं हमारे इकोनॉमी में। तो सबसे पहला है हवाला सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आप एक्सचेंज करोगे फंड्स को डिस्टिंक्ट लोकेशंस पे, और यहाँ पे कोई भी आप लीगल ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं बताओगे। और ये किस तरीके का इनफॉर्मल मेथड है, आउटसाइड है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से। उसकी जो भी ट्रांजेक्शन हो सकती है विद इन द कंट्री और आउटसाइड भी हो सकती है, मतलब जो पैसा है उसका एक्सचेंज करना। जब भी हम पैसे को एक्सचेंज करते हैं बेसिकली कुछ बड़े अमाउंट में, तो उस पर कुछ ना कुछ लीगल ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ टैक्स या फाइन या ड्यूटी, और वो अगर आप नहीं दे रहे हो तो एक तरीके से ये एक सिस्टम होता है हमारा सिस्टम। देयर इज अ राउंड ट्रिपिंग। इसका मतलब है ट्रांसफर करना मनी को इनटू वंस ओन्ड कंपनी बाय रूटिंग इट थ्रू अ फॉरेन जुरिसडिक्शन। इसका मतलब है कि हम पैसा तो इंडियन है, जैसे कोई इंडियन है उसका पैसा है, उसको टैक्स मिला था, तो उस पैसे को क्या करा, इन्वेस्ट करा इंडिया में, लेकिन किस वे में करा, एक फॉरेनर बन के करने की कोशिश करी, फॉरेनर जैसे फ़ायदे उठा के करने की कोशिश करी। लाइक जो पी नोट हमने प्रोमिशनरी नोट पढ़ा था कि वही है जो कि आरबीआई इशू करती थी, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एनोनिमसली, मतलब बिना अपने नाम को बताए इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में आके। देन सर DTA, जो कि डबल ट्रेड टैक्स एग्रीमेंट
अवॉइडेंस कुछ होता है, जिसमें बेसिकली पीपल क्या करते हैं, इसको यूज़ करके क्या करते हैं, इवेड करने की कोशिश करते हैं टैक्सेस को। मतलब ऐसे दिखा देते हैं कि इस जो मेरा ये वाला पैसा है ना, इस पर मैंने किस मतलब आगे हम इस बारे में पढ़ लेंगे और अच्छे से अभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ टैक्स हेवंस। टैक्स हेवंस मतलब जिसमें लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एनोनिमिटी एंड ट्रांसफर कर देते हैं ब्लैक मनी को एज एसेट टू दीज कंट्रीज। मतलब एक तरीके से एनोनिमिटी बना के, वही वाली बात है कि मैं कौन हूँ किसी को नहीं पता, और फिर एक तरीके से एसेट खरीद लेंगे और पता भी नहीं चलता कि टैक्स कब करने लग गया है। बाहर जाके भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं ना। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। तो 3 तरीके थे। हवाला सिस्टम, जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उसकी फीस नहीं बता रहे हो। दूसरा था राउंड ट्रिपिंग, मतलब आप एक इंडियन होकर फॉरनर बन के फॉरेन के रूप से आप कर रहे हो। एंड हमारा तीसरा था दैट इज टेक हेवन, जिसमें आप एक एनोनिमिटी बना के जो भी है उस ब्लैक मनी से एसेट क्रिएट कर रहे हो। नाउ ग्लोबल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट एंड इंडेक्सेस क्या है, अगर हम रिलेटेड टू टैक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको हम DTAA बोल रहे थे, पीछे हम देख रहे थे। तो बेसिकली डबल टैक्सेशन का मतलब है ऐसा ना हो जाए कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, इंडियन है, कोई फर्म है जैसे कि टाटा है, उसकी कंपनी इंडिया में भी है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है बाहर भी है। तो ऐसा ना हो कि जो इंडिया, वो बंदा जो है रेजिडेंट यहीं का, तो उसको टैक्स यहीं पे देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो दूसरी कंपनी में टैक्स भी दे, वो उसकी फैक्ट्री से जो उसका पैसा आ रहा है और यहाँ पे भी दे। तो उस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो भी इंसिडेंट्स है डबल टैक्सेशन को, तो इंडिया ने भी साइन करा है DTA 88। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इसमें इस तरीके को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिवली अपने टैक्स को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही वाली बात थी जो मैंने पीछे बताई थी। DTA में भी पीपल क्या करते हैं, इससे इवेड कर लेते हैं टैक्सेस, अपने पैसे को छिपा लेते हैं, बोल देते हैं एक कंट्री में बोल देंगे हमने वहाँ पे टैक्स भर दिया, दूसरी में भेज देंगे हमने वहाँ पे टैक्स भर दिया, और एक मतलब फर्जी कागज वगैरह दिखा के काम चला देते हैं। उसके बाद हमारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये प्रैक्टिस है, एक तरीका है जिसमें आप एक्सप्लोरेट करते हो फेवरेबल टैक्स लेजिस्लेशन को बाय द कॉर्पोरेट। इसका मतलब है आप ऐसे कोई लेजिस्लेशन है जो कि क्या है, गवर्नमेंट ने बना रखी है, जो कि फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब कम टैक्स देना आपको देना पड़ेगा, आप उनको मिसयूज़ करते हो। तो टैक्स इवेजन मेथड जो था उसमें आप एडवांटेज ले लेते थे, जो भी गैप एंड मिसमैचेस था टैक्स लेजिस्लेशन में, ठीक है। और आप इसलिए क्या करते हो, शिफ्ट कर लेते हो अपनी अर्निंग को टू लो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे नॉन टैक्स जुरिस्डिक्शन, जैसे कि कंपनी है, एग्जाम्पल एक कंपनी शिफ्ट कर लेती है अपने मेन ऑफिस को ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे उसको लोअर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो उन गलत जो भी तरीके हैं उनका फ़ायदा उठाती हैं। देन देयर इज अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब इन्हीं सारी चीज़ों से इसी के अवॉइड करने के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है लाया गया है, जो बेसिकली कॉम्बैट करता है टैक्स अवॉइडेंस को, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मतलब है कि आप कहीं भी इरिस्पेक्टिव आपकी कोई भी लोकेशन है, इतना टैक्स तो हर एक कॉर्पोरेट को देना ही पड़ेगा, जो कि प्रपोज करा था OECD ने, ठीक है, जो कि बिकॉज बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा था, जो ये वाली चीज़ दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का। तो इसकी वजह से कॉर्पोरेट को बोला गया कि 15% एटलीस्ट हर एक कॉर्पोरेट से लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंट्री में जाके आप लो। और इसमें इंडिया भी आता है, इंडिया ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था। नो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, अब ये क्या है बेसिकली, तो इसमें एक सर्टेनिटी हम प्रोवाइड करते हैं टैक्स पेयर्स को रिगार्डिंग उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी इंटरनेशनल डील्स में। मतलब पहले उनको बता देते हैं, ठीक है, एवेल्यूट कर लेते हैं एडवांस में कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स उनको पे करना पड़ेगा, सो दैट वो अच्छे से डिसाइड कर लें और अपने जो है एडवांस मतलब ये प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि उनको खुद को इतना पता नहीं होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट करके दे देते हैं ना। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, अब ये क्या है, सिर्फ जो है कंट्री है वो रिफ्यूज़ कर सकती है टैक्स एडवांटेजेस कुछ ट्रांजेक्शन से एग्रीमेंट्स को जिनकी कोई भी इकोनॉमिक सब्सटेंस नहीं है, तो उसके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं, तो वो बोल सकता है कि भैया हम आपको कोई भी ऐसा टैक्स का एडवांटेज नहीं देंगे, हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। देन दिस द ट्रांसफर प्राइजिंग, जो हमने पीछे देखा था, तो पीछे हमने पहले भी इसमें पढ़ रखा है। और लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट ब्लैक मनी इन इंडिया, तो 2-4 लॉज हैं, इसमें हमें ज़्यादा नहीं मोटा पढ़ना है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला हमारा है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसका मेन पर्पज़ क्या था, कॉन्फिस्केट करना प्रॉपर्टीज़, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हत्या वाला, जिन्होंने भी इकोनॉमी को ऑफेंड करा है, जिन्होंने कंट्री को छोड़ दिया है और एक फेसिंग क्रिमिनल, एक बहुत मतलब उनको बहुत एक बड़ा क्राइम कर दिया है। तो कौन इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होता है, जिसने एटलीस्ट 100 करोड़ का क्या करते हो, बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया, मतलब मिसयूज, लोगों को पैसे लेके भाग गया हो इस तरीके से। तो क्या कौन से ऑफेंसेस आते हैं, आपने काउंटरफीट करा है गवर्नमेंट की स्टैम्प से करेंसी को, आपने कोई नकली करेंसी छाप दी है, नकली स्टैम्प छाप दिए हैं, आपने चेक, आपका जो चेक था 100 करोड़ से भी ऊपर का, वो डिसऑनर हो गया है, मनी लॉन्ड्रिंग आपने कर दी है, ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये सारी मतलब आपने फ्रॉड कर दिया है, जो भी आपके जिन्होंने भी आपको उधार दिया था, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को आपने क्या कर दिया, उनको वापस करते हुए सुबह पैसे आपने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया है। तो ये सब कुछ इसमें आता है ना। कौन डिक्लेयर करता है कि कौन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो स्पेशल कोर्ट है अंडर द PMLA, तो वो बेसिकली करता है। ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सो वी गोना स्किप इट।
नाउ बेनामी ट्रांजेक्शन्स एक्ट 2016, बेसिकली इसका मेन, अब बेनामी पहले मैं बता देती हूँ बेनामी कौन होता है, मतलब ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुई है जो एनोनिमसली की गई है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि आपको स्टॉप करना है ब्लॉक मनी को फ्रॉम सर्कुलेटिंग द सिस्टम। इसलिए बेनामी में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बेसिकली वो क्या करेंगे कि जो भी ब्लैक मनी था उससे वो किसी एसेट को खरीद लेंगे या कोई ट्रांजेक्शन्स कर देंगे, और वो एनोनिमसली फिर किसी और के नाम पे करते हैं, जो पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर ऐसा पर्सन जिसको पता ही नहीं है कि हाँ भैया मेरे नाम पे ये घर है, तो अपनी ब्लैक मनी को छिपाने के लिए ये सारे काम करते हैं। सो स्टॉप करना ब्लैक मनी को सर्कुलेट करने के लिए, ब्रिंग डाउन द करप्शन एंड जो भी फॉल्स ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको कम करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी भी, ठीक है। बेनामी ट्रांजेक्शन क्या है, ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ पे प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड करी है या फिर ट्रांसफर के लिए ऐसे पर्सन को जिसको हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर रीपेड बाय, जिसको मतलब जो प्रॉपर्टी किसी और के नाम है लेकिन खरीदी किसी और ने, जिसकी IAS ऑफिसर बन जाए, कल को वो अपने कुक के नाम पे कोई बंगला करवा दे और ख़रीदा उसने है उसी का, कुक को पता भी नहीं है पर है, तो इट्स लाइक अ बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो फिक्शियस नेम में कर दी, जो एक पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता उसके नेम पे कर दिया है, कोई ओनर जो है अवेयर ही नहीं है, जैसे कि इसमें अवेयर नहीं था, खुद को पता ही नहीं था और वो डिनाई करता है नॉलेज की उसके पास कोई ऐसी ओनरशिप बेस्ड प्रॉपर्टी की, जो पर्सन है वो प्रोवाइड करता है कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रेजेबल, या फिर ऐसी जहाँ पे जो ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि ट्रांजेक्शन किसने करी, मतलब हो क्या रहा है, इट्स लाइक दैट बेनामी सब कुछ गुमनाम सा। इसके लिए पेडल जुरिस्डिक्शन भी बनाया गया है। अब क्या बनाया गया है, क्या अथॉरिटीज़ है, ये सब कुछ हम नहीं जानेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट अवर थिंग। नो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो इसका मेन पर्पस क्या था, जैसे कि मैं सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब क्या होता है। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कहीं से भी आपको पैसा आपने जनरेट करा है, मनी आपने इस तरीके से जनरेट करी जो कि आपने किसी गलत काम से करा है, तो एनीथिंग कोई भी लाइक जुआ गैमलिंग जो भी, तो प्रिवेंट करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है, कॉम्बैट करना है, चैनलाइज करना है मनी को, मतलब आपको रोकना है कि पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज इकोनॉमिक क्राइम्स में ना लगे, आपको प्रोवाइड करना है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी देनी है डराइव फ्रॉम इन्वॉल्व, जो भी प्रॉपर्टी है उसको आपको क्या कर लेना है, सीज कर लेना है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, आपको प्रोवाइड करना है एनी मैटर जो कि कनेक्टेड है, इंसिडेंटल है, मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी रिलेटेड है, इसका मेन पर्पस है इस एक्ट के, ठीक है। ऑफेंसेस नहीं पड़ेंगे, पेनल्टीज़ नहीं पड़ेंगी, बस ये ध्यान रखना है अथॉरिटीज़ जो कि इन्वेस्टिगेट होती है इसके अंडर, वो कौन करता है, दैट इज़ हमारा ED करता है, दैट इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सिर्फ ED का ही एक्सक्लूसिव राइट है जो भी हमारा ये मनी लॉन्ड्रिंग से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नेशनल एजेंसी भी बना रखी है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं तो इस तरीके से काम जो है होता है, तो ध्यान रखना है। तो नाउ सब कुछ छोड़ो, नाउ द लास्ट इज द फ्यूजिनेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, सॉरी ये नहीं है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ठीक है, तो ये हमारा एक एक्ट है 2015 का। ये बेसिकली इसका पर्पस है कि पेनलाइज करता है कंसिलमेंट ऑफ फॉरेन, ऐसी फॉरेन इनकम जो कि प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर अटेम्प्टिंग टू इन्वेड। आपने क्या करा है, आपने कोई कमाई जो है फॉरेन से कमाई है, ठीक है, और उस पर आपने क्या करा है, छिपाने की कोशिश करी है, किसको, अब इवेड करने की कोशिश करी है टैक्स इन रिलेशन टू फॉरेन इनकम पे। उस अगर वो पता चलता है कि आपने ऐसा कुछ करा तो फिर आपको जो टैक्स रेट है वो 30% हो जाता है, वो अप्लाई होता है अपनी जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, जो भी आपने कमाई थी, कोई भी एसेट कमाया था, आपने वो नहीं बताया गवर्नमेंट को, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चैप्टर इज ओवर।